आज जो पेपर हम करने जा रहे हैं ये अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर है, जीसीएसई वाला। कमाल पेपर है, जबरदस्त पेपर है, मजा आ जाएगा, चस आ जाएगी करके आपको। ठीक है जी। चलो जी, तो आज हम करने जा रहे हैं आपका 1 आवर का पेपर। ठीक है, आज और तेजी से करूंगा। जब हम बार बार करते जाते हैं तेजी हो आ जाती है, क्योंकि पहला पहला पेपर था, आप भी जहनी तौर पर तैयार नहीं होते थे। तो ये हमारे पास 507012 वेरिएंट है, अक्टूबर नवंबर 2025 का, द लास्ट रीसेंट मोस्ट पेपर। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सेपरेट सैंपल्स ऑफ वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर एमसीक्यू में हमेशा साथ साथ रीड करें, इंपॉर्टेंट बातों को मार्क करें। वाटर एंड एयर ईच हैव अ वॉल्यूम ऑफ, बोलो भाई 30, आप भी बोलते जाएंगे। 30 cm³ का वॉल्यूम है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद कहता है द प्रेशर अप्लाइड टू बोथ सैंपल्स इज इंक्रीज। प्रेशर अप्लाइड, अच्छा भाई अजान शुरू हो गई है तो रुकना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी रोकते हैं, टाइम भी रोकते हैं। 14 मिनट में पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है कुछ बच्चे ना बिल्कुल नफसियाती हो गए दिन भर। ये सामने लिखा हुआ है जैसे लगा हुआ है अजान के दौरान, अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर है, सवाल पूछ रहे कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर है। तो क्या तुम लोग गधे हो क्या? या ये चाइनीज लग रही है तुमको? ऐसा तो नहीं जूम के तुम चाइनीज जा रही है ये। चले जी, तवज्जो रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे, सेपरेट सैंपल्स ऑफ वाटर एंड एयर ईच हैव अ वॉल्यूम ऑफ 30 cm³ एट ब्ला ब्ला ब्ला। द प्रेशर अप्लाइड टू बोथ सैंपल्स इज इंक्रीज। प्रेशर इज, बोलो मेरे साथ, इंक्रीज एंड द सेम अमाउंट ऑफ रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। विच रो डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम, विच रो डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम्स एट इंक्रीज प्रेशर। बड़ा खानदानी सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। मेरे बच्चे प्रेशर इंक्रीज किया है, एक जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर है, एक जगह एयर है। आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, क्या लिक्विड पर या सॉलिड पर प्रेशर का इफेक्ट होता है? नहीं, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज होते हैं, इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। ये अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर चैप्टर कच्चा पक्का भी है तो मेरी बातें तुम्हें बड़ी काम की लगेंगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर पहले 30 था तो अभी भी 30 ही रहेगा, या सुनो। प्रेशर इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि गैस पर जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो जो मैंने आईजीसीएसई वाला कराया था उसमें भी प्रेशर का ही सवाल था पहला, लेकिन उसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का? डिक्रीज हो जाएगा। अयूब साहब पार्टिसिपेट करना है, सिनेमा में नहीं बैठे हैं हम लोग, ठीक है? तो बेटा प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस व्हाट वुड बी द आंसर बच्चे, बोलो। सी वुड बी द आंसर। इज दिस क्लियर? एयर का वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा और लिक्विड का वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, एयर का वॉल्यूम कंप्रेस होकर डिक्रीज हो जाएगा। आर वी गुड टू गो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज अ बलून फुल ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस बिकम स्मॉलर एज द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 टू 10? आप जानते हैं जब 30 टू 10 जाएगा, टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है तो वो क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बलून छोटा हो जाएगा। देखते हैं। द गैस कंडेंसेस टू अ लिक्विड। क्या 30 से 10 में गैस कंडेंस हो जाएगी? गैसेस तो बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाके लिक्विफाई होती हैं, इसका मतलब ये गलत है। आगे चलो। द गैस पार्टिकल बिकम स्मॉलर। क्या पार्टिकल स्मॉल हो जाते हैं? क्या एक हीलियम का पार्टिकल छोटा हो जाएगा? नो। द गैस पार्टिकल डिफ्यूजेस थ्रू द बलून। क्या ठंडा करने पे गैस बाहर निकल गई? नो। द गैस पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली सो रिड्यूसिंग द प्रेशर। यस और नो? गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बलून श्रिंक कर जाएगा। डज दिस मेक सेंस? जितना एक्टिवली यस और नो के साथ पार्टिसिपेट करोगे, तकरार करोगे, उतना तुम सीखोगे, वरना ये मैं अपने सीखने के लिए कर भी नहीं रहा हूं। चलो नेक्स्ट। Atom X has an atomic number of 19 and nucleon number of 42, and atom Y has atomic number of 20. अब मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली भी, एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर। अगर एक एटम का प्रोटॉन नंबर 19 है और एक का 20 है, सेम एटम है डिफरेंट एटम्स है? डिफरेंट एटम्स है ये, डिफरेंट एटम। फिर एक का न्यूक्लियॉन नंबर कितना है? 42। दूसरे का कितना है? 40। अगर इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालें तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 19। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 42 माइनस 19 करो, कितना हो जाएगा? 23। इधर निकालो, प्रोटॉन कितने होंगे? 20। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? 40 है ना, 20। इज दिस क्लियर? ये हमने अपनी वर्किंग कर ली। अब देखते हैं। एटम एक्स कंटेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन। क्या एक्स में इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है? जरा देखो। नो। बात समझ आ रही है? देख कर रहे हैं। एटम एक्स में क्या 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? नो। फिर एटम एक्स कंटेन 3 मोर न्यूट्रॉन। एटम एक्स में क्या 3 मोर न्यूट्रॉन है? जैसी हमें आंसर मिला, ठक करके हमने निपटाया और आगे चले। हालांकि प्रैक्टिस में सारे ऑप्शंस देखना इज ऑलवेज गुड, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो ये जो बच्चा कहता है ना सर टाइम कैसे मैनेज होगा, भाई बिल्कुल होगा। बिल्कुल, मैं तो कितना उस दिन भी दरमियान में कॉन्टैक्ट हेबर प्रोसेस समझाने लग गया, इधर चला गया, उधर चला गया, तब आपको टाइम लगता है। अदरवाइज टाइम इज नॉट द जो है ना वो प्रॉब्लम।
ठीक है, आपको आना चाहिए। आगे चलो मसले में अगर बाकी ऑप्शन भी देखते, एटम वाई कंटेन वन मोर न्यूट्रॉन, क्या वाई में वन मोर न्यूट्रॉन है? नो। एक्स एंड वाई आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्या ये सेम एलिमेंट है? नहीं। सेम एलिमेंट कब होते हैं? जब प्रोटॉन नंबर सेम होता है। कोशिश करो चैट में जो बच्चे लिख रहे हैं लॉजिक लिखें, सिर्फ ये हाँ हूं नहीं करें। ओके, ये अच्छा सवाल है। इन विच आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड किसका कंपाउंड होता है? अभी डिस्कशन करके गए, मेटल और, रिसेंटली रिवाइज किया ना, मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड होता है। यस और नो मुदस्सिर? तो मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है। कहता है इन विच आयोनिक कंपाउंड डू ऑल द आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें होगी? तो आयन की। तो मेरे बच्चे अगर आप देखें, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडियम आयन से बना होगा और ऑक्साइड आयन से बना होगा। यस और नो? तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें सोडियम की, तो सोडियम एटम क्या होता है? 11 2,8,1 होता है। और जब ये आयन बनेगा तो क्या रह जाएगा? 2,8 रह जाएगा। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस एवरीबॉडी? इसी तरह ऑक्सीजन क्या होता है? 16 होता है, सॉरी 8 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? 8 होता है। तो क्या बनता है? 2,6 बनता है। लेकिन जब आप -2 लगाओगे, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। जब गेन कर लिए तो ये क्या बन गया? 2,8 हो गया। हो गया 2,8। अब मैं डायरेक्टली यहां तक कैसे पहुंच गया? आप यही अप्रोच सब में फॉलो कर लीजिए। भाई आपको उसने कहा था, मतलब मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैग्नीशियम में कौन सा आयन बनता है भाई? मैग्नीशियम कौन सा आयन बनता है? ग्रुप 2 है तो बेटा बोलो, मैग्नीशियम कौन सा आयन बनेगा? +2। और क्लोराइड कौन सा आयन बनेगा? -1। अब जरा कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,8,2 बनती, लेकिन +2 करने की वजह से क्या बनती? 2,8 बनती। और क्लोराइड क्या होता है? 17, तो बनती 2,8,7। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या बनती? 2,8,8। तो क्या ये दोनों सेम होती है बेटा? देखो ये बन रही है 2,8 और ये बन रही है 2,8,8। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो ऐसा तुक्के में आंसर नहीं आ गया। बात समझ आती है सबको? यानी अप्रोच क्या है भाई? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आइन है, ऑक्साइड आइन है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम आइन है और क्लोराइड आइन है। लिथियम फ्लोराइड में लिथियम +1 आइन है, ग्रुप 1 का आइन होता है तो +1 होगा, और फ्लोराइड -1 होगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशंस आपको मालूम है, करते जाओगे, देखोगे किसका सेम है। आर वी गुड टू गो? नेक्स्ट, विच आइन हैज अ पॉजिटिव चार्ज? किसका चार्ज पॉजिटिव है? मेरे बच्चे अब तो माशाल्लाह इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है, अमोनियम आइन क्या होता है? व्हाट इज अमोनियम? NH4 प्लस। क्या ख्याल है? अमोनिया इज NH3 एंड अमोनियम इज NH4 प्लस। अच्छा, बाकी क्या कार्बोनेट मालूम है क्या होता है? CO3 माइनस। मैग्नेट क्या होता है? MnO4 माइनस। सल्फाइड क्या होता है? S-2। तो इसका मतलब बाकी सारे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्जेस हैं। द ओनली पॉजिटिव आइन वी हैव इज अमोनियम आइन। यस और नो? अमोनियम क्लोराइड पढ़ा है ना आपने? अमोनियम क्लोराइड पहला पार्ट, अमोनियम पॉजिटिव आइन। बाकी सारे भी मैंने रिवाइज कर दिए। CO3 कार्बोनेट आप पढ़ा है, नेगेटिव। सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब क्या है? नेगेटिव आइंस है। इज दिस क्लियर बेटा? बच्चे तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रो इज करेक्ट? ठीक है जी, अब ये वो सवाल आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरे बच्चे, और स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ डायमंड। पहले डायमंड पे फैसला कर लो, डायमंड आसान है। तो डायमंड में सिंपल स्ट्रक्चर होता है या जॉइंट होता है बेटा? सिंपल वाले ऑप्शंस क्या हो गए? कट ऑफ हो गए। जॉइंट कोवेलेंट, जॉइंट कोवेलेंट, यस और नो? उसके बाद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है जॉइंट होता है? नो, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल। कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? सिंपल मॉलिक्यूलर। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चे? सी। बात समझ आ रही है? लॉजिकल डिस्कशंस, डायमंड का स्ट्रक्चर जॉइंट कोवेलेंट, यस और नो बच्चा? और HCl इज अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, तो जनाब उसका सिंपल मॉलिक्यूलर होगा या सिंपल कोवेलेंट होगा। आगे चलते। ओके, पाउडर्ड कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ बेटा। इस पॉइंट पर सबको मालूम होना चाहिए। CaCO, कितनी जगह कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ चुके हैं हम लोग? यस और नो? बच्चा कह रहा है कि सर एग्जामिनर क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करता है? ज्यादातर यस। तो ये तो और आसान है ना, कि ऐसा नहीं होता कि पहला सवाल ऑर्गेनिक से आ जाए। तो MCQ में बड़ा एक सीक्वेंस चल रही होती है आम तौर पर, बट इसके ऊपर रिलाय मत कर लेना। तो इसमें आदमी और जरा सीक्वेंस में जा रहा होता है। ऑर्गेनिक आखिर में आएगी, शुरू में यही सारे चैप्टर होंगे। चलो, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मेरा बच्चा बता, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। अब क्या बोला उसने? व्हाट इज द करेक्ट ionic equation? What is the correct ionic equation including state symbols for this reaction? Is this clear? तो मेरे बच्चे, आपको यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं याद दिलाता हूँ वर्किंग करने का तरीका। एक पेज लगा देता हूँ, वर्किंग करने का तरीका याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि दरमियान में आ गया। आयोनिक इक्वेशन सबने सीखी है। क्या है भाई? नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होगा, insoluble होगा, इनसॉल्युबल होगा? भाई आवाज नहीं आ रही। सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा। ऑल कार्बोनेट्स आर, और कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। और HCl कैसा होगा? एक्वस।
और सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम का क्लोराइड। सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड। और ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबिलिटी, घुसे रहो ना। ऑल अभी इनऑर्गेनिक का टच क्या अंडे देकर आ रहा है क्या? ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। तो ये सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल हुआ? ये सॉल्युबल हुआ, यानी क्या स्टेट लगेंगे, एक्वस वाली रखेंगे। जी हाँ, बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल। H2O की लिक्विड आ जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। याद करो शॉर्टकट बताया था तुम लोगों को, क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, कि जो चीजें ब्रेक नहीं हो रही उनको कॉपी कर लो। यस और नो? जो चीजें ब्रेक नहीं हो रही उनको कॉपी कर लो और उनके आइंस को कॉपी कर लो। क्या चीजें ब्रेक नहीं होंगी, यहां से वाटर कॉपी हो जाएगा, यस और नो, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कॉपी होगा। अबे हाँ ना बोल यार। और फिर यहां से क्या कॉपी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इतनी बात समझ में आ गई? अब कैल्शियम का आयन देखो, कार्बोनेट यहां नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यस और नो? कार्बोनेट वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है, लेकिन कौन सा पार्ट मिसिंग है, कैल्शियम वाला। तो यहां से किसको उतार लोगे, शॉर्टकट इसी दिन के लिए रखा था, किसको उतार लोगे, कैल्शियम आयन को। इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि यहां कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा होगा, यहां कैल्शियम आयन आ रहा होगा, वाटर आ रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर किसी को शॉर्टकट नहीं समझ में आया, अगेन मार्क दिस टॉपिक, गो अगेन लर्न। कैसे सिखाया गया था आयनिक इक्वेशन, मैंने तरीके से भी सिखाया था, शॉर्टकट में भी सिखाया था। एक आखिरी बार बता सकता हूं, मैं पूरे टॉपिक को की एबीसीडी नहीं कर सकता यहां बैठकर। क्या कि आपको बताया गया था कि वंस यू राइट द इक्वेशन, तो जो चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, क्या चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, जो सॉलिड होती हैं, जो लिक्विड होती हैं वो ब्रेक डाउन, या गैस होती है वो ब्रेक डाउन नहीं होती। सिर्फ क्या ब्रेक डाउन होता है, एक्वस। तो आपको बताया था मैंने कि जो चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती उनको एज इट इज उतार लो, यस और नो? तो H2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और यहां से कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, और उसके जो आयन इधर उधर मिसिंग है उसको उतार लो। तो जनाबे आली यहां पर आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट था, अब इसका कैल्शियम आयन यहां पर नहीं था, तो आपने यहां से क्या उतार लिया, कैल्शियम आयन उतार लिया। इसी तरह मेरे बच्चे, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है यहां पर, और क्या मौजूद नहीं है, यहां पर वाटर है, लेकिन क्या यहां पर कोई एच आयन नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां से क्या निकालना पड़ेगा, एच आई। अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप फटाफट देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहां में नजर आ रहा है, नजर आ भी रहा है नहीं आ रहा, देखते हैं। ये लो बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, अंधे तो नहीं हो गए, ये दिख रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस एच आइन लिखा हुआ है, फिर गिव्स कैल्शियम आइन लिखा हुआ है, प्लस H2O लिक्विड लिखा हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। तो वर्किंग करके आओगे तो आंसर पता चल जाएगा, वर्किंग नहीं की भी होगी तो फिर तुक्के लगाना। तुक्के क्यों लगा, इस दिन के लिए सिखाया था, शॉर्टकट भी तो दिया था ना, एक तो पूरा तरीका था। मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, क्या था शॉर्टकट, कि आयोनिक इक्वेशन लिखते हुए जो चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, कौन सी चीजें नहीं होती, सॉलिड लिक्विड गैस, उसे एज इट इज लिखते हैं, और उनके जो आइंस हैं दूसरी साइड पर उनको उतार लेते हैं। तो हमने एक बार फिर आखिरी दफा देख लीजिए, आखिरी दीदार समझ के, कि कैल्शियम कार्बोनेट को उतारा, वाटर को उतारा, कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा। फिर हमने देखा यार इधर का कैल्शियम आयन इधर नहीं है, तो यहां से क्या उतार लिया, खाली कैल्शियम आयन उतार लिया। फिर हमने देखा यार कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ रहा है, कार्बन CO2 वाला पार्ट, फिर क्या नहीं था, वाटर का H नहीं था, तो हमने कहा यार ये H यहां से उतार लेते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर शोज द कार्बोक्सिलिक एसिड विद लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सबसे कम मास किसका होगा? तो मेरे बच्चे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के लिखूं मैं, तो ये है CH2O2, यस और नो? उसके बाद ये है C2H4O2, ये है CH2O, और ये है CH4O2। भाई मैंने इस तरह इसलिए लिख दिया ताकि कैलकुलेशन है, ऐसे तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखकर ही समझ में आ रहा है किसका मास होगा सबसे कम। बोलो बेटा, इज दिस क्लियर? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से वैसे ही अंदाजा हो रहा है कि इसमें एक ही कार्बन है, इसमें भी देखो, बाकी सब में तो ये दो कार्बन आ रहे हैं, यहाँ दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, ऑक्सीजन का मास भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इधर देखें तो कार्बन भी एक है, हाइड्रोजन दो है सिर्फ, और ऑक्सीजन भी एक ही है। तो बगैर कैलकुलेशन किए भी आप बता सकते हैं। अच्छा नहीं, ओह 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 ओह, रुक जाओ, वापस 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 वापस, फंस गए, वापस आ जाओ। क्या लिखा था, मास? बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। सबसे पहले तो हमने पहली भंड मार दी, यहां पर मार्क नहीं किया, विच स्ट्रक्चर शोज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना था, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। इसका मतलब यही दोनों रह गए, तो अब तो चूज करना और आसान हो गया, लेकिन देखो भंड मार दिया ना, इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है, कि क्वेश्चन को रीड करते हुए इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दें। तो अब हमने कैलकुलेशन तो अभी भी नहीं की, लेकिन पहले क्या गलती हो गई, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको मार्क करना था इन जनरल, और ये सवाल में लिखा हुआ था, खुद से तो करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay. A mixture of 2 grams of hydrogen and 32 grams of बेटा मोबाइल साइलेंट रखा करें, मैं ले लूंगा क्लास में। अब्बा 6 बजे पहुंच जाएंगे लेकिन मोबाइल पहले से भी बजाते रहेंगे। हाँ जी, a mixture of 2 grams of hydrogen and 32 grams of oxygen occupies volume V measured at RTP. ठीक है, the gases react until there is no further change. Which reactant is in excess and what is the final volume of the mixture at RTP? Again लंबा सवाल है, पहले सवाल का तो आपको सोल्यूशन शॉर्टकट है। क्या पूछा है उसने? एक्सेस कैसे बताते थे याद है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट था, याद कीजिए। एक्सेस बताने में क्या कॉन्सेप्ट होता था? लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट होता था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि भाई जो मास गिवन होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं? जल्दी जल्दी भाई, इक्वेशन था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। पहला कंसेप्ट जो विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ये याद है? ये कंसेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। मैं इतना पार्ट जरूर याद दिला देता हूँ। क्या तरीका था कि जो मास गिवन होता है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मोल में। क्या मास गिवन है हाइड्रोजन का बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? 32 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। ये क्या बन गए थे? मोल। और फिर मोल बनाने के बाद क्या करते थे? जो इक्वेशन में नंबर होते थे उनसे डिवाइड करते थे, इफ यू रिमेंबर। तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे 1 से। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.5। और इसको डिवाइड करोगे तो ये भी क्या रहेगा? 0.5। तो कौन सा रिएक्टेंट होगा एक्सेस में? अबे ये क्या हो गया? हाँ हाँ, ये गलत किया ना यहाँ पर। 32 डिवाइडेड बाय 32 होगा ना मेरी जान, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 32 डिवाइड बाय 32 किया तो 1 आ गया, और फिर 1 को जब आपने 1 से डिवाइड किया तो ये 1 ही रहा, जबकि ये क्या आ गया? 0.5। तो कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में हुआ? O2। इसने लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था? एक्सेस में। तो इन दोनों में से आंसर होगा, यस और नो। फिर उसके बाद दूसरी कैलकुलेशन क्या थी? कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम बताना है, या ये बताना है कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? उसका तरीका मैं वर्बली आपको याद दिला देता हूं फिलहाल। उसका तरीका ये होगा कि आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। भाई कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? वो मोल्स रिएक्ट करके पता चल जाएंगे। और एक्सेस मोल्स कितने हैं? 1 माइनस करोगे तो पता चलेगा कि बचा हुआ वॉल्यूम कितना है। दोबारा सुन लीजिए भाई, क्या ये बात समझ में आती है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? यस और नो? क्या हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है? एवरीबॉडी ये बात क्लियर है? और ये वाला एक्सेस में है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। क्या बचेगा? ऑक्सीजन। क्या बचेगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना बचेगा, यही होगा फाइनल वॉल्यूम। तो कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन कितना बचेगा? कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन से कितनी मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी, और उसके बाद जो माइनस करके बचेगा दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस मार्क करके रखें, इनको मैं एक सीरीज में कराऊंगा तसल्ली से बैठकर। इसमें वर्किंग होगी तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 को अपने पास मार्क कर लें। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट चूंकि फटाफट से हो सकता था तो मैंने इसको करा दिया। आगे चले। उसके बाद आ गया, केमिस्ट प्रिपेयर्स कैल्शियम नाइट्रेट and they start 8 gram of pure calcium oxide in excess of dilute nitric acid. They produces 12.65 gram of pure dry anhydrous calcium carbonate. What is the percentage yield? Again a लंबा क्वेश्चन, जहां पर आपको करना क्या है, अगर वर्बली आपको याद दिलाया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ, और इसमें बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट। यहां द होल आइडिया इज कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास गिवन है। अगर आप मोल्स के पास पेपर सेशंस में थे तो थ्योरी में यही वाले सवाल किए गए थे कि भाई आपको बताया गया कि कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है 12.65, और ये इसका कौन सा मास है? एक्चुअल मास। आप देखिए सवाल में क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज यील्ड में क्या होता था? एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास। तो ये आपको एग्जामिनर ने एक्चुअल मास गिवन हुआ है। इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आप क्या निकालते थे? इसका थियोरेटिकल मास, फिर दोनों को डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे तो आंसर आता था। दोबारा से आपको ये परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। परसेंटेज यील्ड क्या होती थी भाई? एक्चुअल मास ऑफ, बोलो याद करो फॉर्मूले को, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर जो प्रोडक्ट का मास गिवन होता है वो कौन सा मास होता था? एक्चुअल मास। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है ये क्यों दिया हुआ है? ताकि इससे क्या निकालो?
थियोरेटिकल मास निकालो कैल्शियम नाइट्रेट का। वंस यू हैव द थियोरेटिकल मास तो फिर आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं एंड देन यू गेट द आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। तो प्लीज जो है वो इसको भी हम फिलहाल रहने दे रहे हैं, वर्बली जो कर सकता है बैठ के करे भी। आगे चलो। The apparatus shown is used to investigate the electrolysis using inert electrodes of dilute sulfuric acid and concentrated aqueous sodium chloride। दो बातें हो रही हैं, यहां H2SO4 लिया हुआ है डाइल्यूट, और यहां क्या लिया हुआ है भाई, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है एक्वस। ठीक है जी। अब क्या पूछता है, कहता है भाई विच रो शोज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच ट्यूब। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस आपको याद हो तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था H2SO4 के बारे में, कुछ खास बताया था। क्या बताया था कि जब H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के सोर्सेज डबल होते हैं। हाइड्रोजन आयन के सोर्सेज क्या होते हैं, डबल, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर H2SO4 में, जल्दी से बताएं, हाइड्रोजन मिलेगी, और यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। एवरीबडी कैन रिकॉल दैट और नॉट? ठीक है, यहां से मिलती है हाइड्रोजन और यहां से मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन क्या दोनों का रेशो सेम होता है? नो, रेशो क्या होता है, 1:1 नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। डज दिस मेक सेंस? एब्सोल्यूट सेंस, कोई मसला तो नहीं है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस X एंड Y इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी, क्या 1:1 वाला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। क्या होना चाहिए, 2:1, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ये पॉजिटिव नहीं, देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन कहां बनेगी, नेगेटिव में बनेगी पॉजिटिव में बनेगी, नेगेटिव में बनेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां बनेगी, ऑक्सीजन यहां बनेगी, तो Y पर जो गैस बन रही है उसका वॉल्यूम डबल होना चाहिए। तो Y वाला वॉल्यूम कहां है भाई, Y का वॉल्यूम डबल किधर है, किसमें डबल है, C में डबल है। देखो X:Y लिखा हुआ है ना, C में डबल है और A में डबल है। कैन यू सी दैट? Everybody, can you see that? Please take your time and understand what I am saying. H2SO4 में we know that hydrogen and oxygen are the product. Yes? अब कौन कहां बनता है, हाइड्रोजन बनती है किस पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ऑक्सीजन बनती है किस पर बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ये ऊपर उसने लिखा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां बनेगी और ऑक्सीजन यहां बनेगी, एंड वी हैव स्टडीड दैट हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहां पर डबल होगा, तो Y पर वॉल्यूम 2 टाइम्स ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 1:2 या 1:2 यहां से आंसर होगा। दूसरा कॉलम किसका है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस X एंड Y विद कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की क्या कहानी है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में क्या होता है, जल्दी से करें, HOH क्या डिस्चार्ज होता है बेटा, H डिस्चार्ज होता है, और यहां से क्या डिस्चार्ज होता है, क्लोरीन डिस्चार्ज होता है। कॉन्सेंट्रेट में याद है ना, क्लोरीन क्लोराइड आयन डिस्चार्ज रिवर्स कर देता है। लेकिन क्या यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन का भी हमारे पास एक ही सोर्स है और क्लोराइड का भी हमारे पास एक ही सोर्स है, और ये बात आपको डायरेक्टली भी बताई थी कि सिर्फ H2SO4 वाला वाहिद केस है जिसमें एक गैस ज्यादा बनती है और एक गैस कम बनती है। अब मुझे बताइए कि मेरे बच्चे आंसर क्या बनेगा, ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 1:2 का रेशो आएगा H2SO4 में, और 1:1 का रेशो आएगा किसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में। आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लें, क्या बताया था आपको, H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में अगर कोई बच्चा नहीं भी करता ना, डायरेक्ट भी अगर उसको याद होता अपनी थियोरेटिकल लर्निंग से, तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 टाइम्स बनती है, ऑक्सीजन 1 टाइम बनती है। यस, कैन यू ऑल रिकॉल? तो इसका मतलब यहां पर आंसर 1:2 या 2:1 में होना चाहिए था। तो आप डायरेक्टली देखते, आप कहते हैं यार हाइड्रोजन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे बन रही है, Y है, इसका मतलब Y पर 1:2 वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद NaCl या कोई भी और केस में जब हम जाते हैं, क्या हम जब किसी भी और केस में जाते हैं तो गैस का रेशियो डिफरेंट होता है, नहीं होता, तो हम डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते थे 1:1। ठीक है, डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर, NaCl तो एक्सेप्शन नहीं है। कौन सी एक्सेप्शन है भाई, NaCl को एक्सेप्शन, HCl एक्सेप्शन थी बेटा। चलें आगे चलते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शंस इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट रिएक्शंस के बारे में करेक्ट है, a reaction in which number of bonds broken equals the number of bonds formed always has the enthalpy change 0। मेरे बच्चे अगर आपको एनर्जेटिक्स का चैप्टर याद है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है या नंबर पर, आपको मैंने यहां एक जुमला भी लिखवाया हुआ है नोट्स में कि इट इज नेवर अबाउट नंबर, इट इज ऑलवेज अबाउट स्ट्रेंथ। अगर 10 बॉन्ड टूट रहे हैं और 10 बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या जरूरी है उनकी एनर्जी बराबर हो,
भाई अगर दो बॉन्ड मजबूत टूटेंगे तो दे विल कंज्यूम मोर एनर्जी। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने एग्जामिनर ने रखा है वो रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन इक्वल्स द नंबर। तो नंबर के हवाले से तो कभी भी आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर। भाई साहब किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ। आगे चलो, कंबशन कैन ईदर बी एक्सो और एंडो। पार्टिसिपेट करो भाई, क्या कंबशन एंडोथर्मिक हो सकती है? कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आगे चलो, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू दी सराउंडिंग सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस। डज दिस मेक सेंस? कि मेरे बच्चे थर्मल एनर्जी बाहर निकलती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है भाई? आगे चलो, नेक्स्ट द वर्ड इक्वेशन। अब देखो फिर सवाल आ गया, उस दिन मैंने रहने दिया था, आज थोड़ा थोड़ा टक 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 करके निकाल देता हूं। सवाल बहुत ही आसान है, एग्जामिनर ने आपका टाइम बचाने के लिए सब कुछ लिख के दे दिया है, क्योंकि ऊपर उसने आपका खाना खराब करना है। क्या खाना खराब करना है? अब ऑर्गेनिक आप पढ़कर आए हो, फॉर्मूला उसने लिख के दिया हुआ है। ऑर्गेनिक आप पढ़कर आए हो, इथीन प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, इथेन बन रहा है, फिर इथीन प्लस ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है, 1,2 डाइब्रोमोमीथेन बन रहा है। अब कहता है द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर शोन इन द टेबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H रिएक्शन 1 माइनस H रिएक्शन 2? ये वाले रिएक्शन और ये वाले रिएक्शन दोनों की एनर्जी जो डेल्टा H है उनको माइनस करके क्या आंसर आएगा? तो एग्जामिनर ने यहां सही से चस ली है कि आप इस सवाल में देर तक वर्किंग करें, देर तक वर्किंग करें। आए मैं आज, उस दिन छुड़वा दिया था ना, तो आज मैं जरा वर्किंग को छेड़ ही देता हूं। ठीक है जी, वर्किंग को छेड़ देता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा बच्चा जो है उसको रिकॉल हो जाए। लेट्स टेक दिस टू न्यू पेज एंड लेट्स डू दी वर्किंग। ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन बात फिर वही है कि मेरे बच्चे ये सवाल आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, ना कि मुश्किल क्वेश्चन है। इतनी बात समझते हो? सवाल उतार लिया मैंने। अब बेटा ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि आपको गड़बड़ नहीं होगी। पहले रिएक्शन 1 की वर्किंग शुरू करें। रिएक्शन 1 में इथेन, इथीन का स्ट्रक्चर मालूम है सबको? खोल के लिखो, क्या होता है इथीन? क्या यही होता है इथीन? अब तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो ना भाई मुदस्सिर, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, यही होता है स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एच, एच और एच। और इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी, इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तेजी से काम नहीं करोगे तो बेटा पीछे रह जाओगे। अब आपको मालूम है सोल्यूशन कैसे करना है। कैसे करना है भाई? सारी वैल्यूज गिवन है आपको। यहां की एनर्जी का सम निकालना है, यहां की एनर्जी का सम निकालना है, दोनों को माइनस कर दें। दोनों को क्या कर दें भाई? यहां की एनर्जी का सम निकाले, यहां की एनर्जी का सम निकाले, माइनस कर दें। अब कैसे निकालना है? देखो यहां कार्बन कार्बन का कितना बॉन्ड है? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एक है। और कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? दो और दो चार। कैन यू ऑल सी दैट? यस और नो? चार कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स हैं। फिर यहाँ एच एच का एक बॉन्ड है। पहले जरा इसकी वैल्यू निकाल लो जल्दी से, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है जल्दी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 612, 612। उसके बाद फिर चार कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 413। 413 मल्टीप्लाई बाय 4, 413 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा? सॉल्व करते जाओ भाई, कैलकुलेटर आप अपने पास रखो ना यार। और ये 436 है, सॉल्व करो पहले इसको जल्दी से। 2700 बन रहा है टोटल। ये 22654 आ रहा है भाई। दो चार लोग कंफर्म करें, ये वाली साइड का टोटल क्या बन रहा है? 2700 बन रहा है। ये वाली साइड का टोटल 2700 आ रहा है। ओके, इस वाली साइड पर आ जाओ, इस वाली साइड पर आ जाओ। इधर कार्बन कार्बन का कितना बॉन्ड है उमेश? एक ही बॉन्ड है। और कार्बन हाइड्रोजन के कितने? तीन यहां पर और तीन यहां पर, तो 6 हैं। तो प्लस 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। अब वैल्यूज ऊपर दी हुई है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी भाई? 347। और प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की वैल्यू कितनी है भाई? 413, 413 जी, 2825, यही आ रही है वैल्यू। अब क्या करें बेटा? दोनों वैल्यूज को माइनस कर दें। H2 माइनस H1, 2825 2700 कितना आ रहा है? 125। ये एक रिएक्शन की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई? एक रिएक्शन की। अप्रोच क्लियर हो गई? अब यही काम दूसरे रिएक्शन पे करना है। माइनस तो उल्टा ही करते हैं, प्लस सीधा करते हैं। मेरे बच्चे अब दूसरा आ जाए, इथीन प्लस ब्रोमीन। इथीन प्लस ब्रोमीन, तवज्जो रखें बेटा, दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर सकते लीना, फिर तो 1 घंटा इसी पे सवाल पे अटके रहेंगे। यू शुड हैव पोटेंशियल टू कनेक्ट इट एट वंस।
क्योंकि दिस इज नॉट द समथिंग व्हिच वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दोबारा देख लीजिए बेटा, आपको स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ड्रॉ करने के लिए पता है, ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन था, रिएक्शन 1 की बात थी और इथेन बन रहा था। सवाल में उसने आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन की वैल्यू माइनस इस रिएक्शन की वैल्यू को का आंसर बताइए। तो वो थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ख्वारी होना एक चीज है, और हाँ, इसमें स्मार्टनेस क्या कहती है कि आप बाद में करो, यही, क्योंकि इससे जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो बाकी क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक है, अब दूसरे रिएक्शन पे आ जाओ। इथीन तो वही है। अब देखो, एग्जामिनर तुम्हें ज्यादा ख्वार नहीं करता, इथीन की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्या वैल्यू थी इथीन की? अगर आप नहीं नहीं, वो तो हाइड्रोजन की भी ऐड करके थी ना। देखो, अगर आप स्मार्ट हो और तरीके से आपने वैल्यू सॉल्व की हुई है, तो आप 436 माइनस कर दो ना। ये 2700 में से 436 माइनस करो, कितना बचता है? देखो, इथीन प्लस ब्रोमीन, समझना, इथीन प्लस ब्रोमीन गिव्स 1 2, ethene plus bromine gives you like this structure like this। बेटा मेरे साथ मौजूद हो ना, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस कर चुके हो, तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा तेज जाओ, बेटा इथीन की वैल्यू कितनी थी? 2246, और ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है? 193 है ना, 2264 है। अच्छा, 2264 है ये वैल्यू, और ये कितनी है? 193। दोनों को ऐड करो, 2457, ये वाली वैल्यू आ गई 2457। इज दिस क्लियर? अब यहां वाली वैल्यू निकाल लो। यहां वाली वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? आपके पास कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, दिख रहे हैं। और कार्बन ब्रोमीन का कितना बॉन्ड है बेटा? 2 बॉन्ड्स हैं। कैन यू ऑल सी दैट? कार्बन ब्रोमीन के कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। बेटा सबकी वैल्यूज ऐड करो, टोटल करो, शाबाश। सबकी वैल्यूज ऐड करो, सारी वैल्यूज ऊपर से दी हुई है, लंबा है सवाल बस थोड़ा सा। कार्बन कार्बन बॉन्ड की वैल्यू 347, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 413, और कार्बन ब्रोमीन जो है मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। कितनी आ रही है वैल्यू? 290। 290 वैल्यू क्या आ रही है भाई? 2579। बाकी लोग कंफर्म करें, यही आ रही है वैल्यू 257। अब क्या है भाई, ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, माइनस करें दोनों को, कितना आ रहा है? 122। ये रिएक्शन 2 की वैल्यू आ गई 122, और वो रिएक्शन 1 की वैल्यू थी। अब उसने क्या दिया हुआ था सवाल में? बेटा सवाल देखते हैं, सवाल में क्या दिया हुआ था? माइनस करने को कहा हुआ था, एच रिएक्शन 1 माइनस एच रिएक्शन 2। हाँ भाई, रिएक्शन 1 की वैल्यू कितनी थी? 125 थी, और इसमें से माइनस किया आपने 122 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? +3। तो आंसर तक तो आप पहुंचोगे, लेकिन बस करना है थोड़ी सी ख्वारी, थोड़ी सी ख्वारी, थोड़ा सा लंबा मेथड है। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में हमेशा एंड के लिए रखें, ताकि एंड में हो जाएगा या छूट जाएगा, छूट गया तब भी गम नहीं होगा कि यार मुश्किल सवाल था या लंबा सवाल था, व्हाटएवर द रीजन इज। लेकिन आपको ये नहीं होगा कि इसकी वजह से आसान सवाल आपके टूट गए। ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चेंजेस आर डिस्क्राइब, टू चेंजेस आर डिस्क्राइब, कॉपर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा? concentrated sulfuric acid is added to sugar, the change that occurs cannot be reversed। दो चेंजेस दी हुई है। अब कहता है which row is correct। कुछ ऑप्शंस देखें, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का दिया हुआ है। कॉपर का रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, फिजिकल रिएक्शन हुआ? बोलो भाई, केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि इंटायरली सब्सटेंस चेंज हो गया। इसका मतलब चेंज नंबर 1 क्या है? केमिकल है, यस और नो। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को शुगर में डाला, एंड द चेंज that occurs cannot be reversed। फिजिकल होता, वेरी गुड बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल रहे हो चीनी के अंदर, क्या रिएक्शन नहीं होगा? बिल्कुल रिएक्शन होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा। और अगर बहुत अच्छी बात की, अगर ये फिजिकल चेंज होता तो रिवर्स हो जाता। फिजिकल चेंज को तो आप रिवर्स करते हैं ना भाई, आप डिस्टिलेशन कर लेते हैं, आप फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, दिस कैन नॉट बी रिवर्स। चीनी में पानी हल कर दें तो वापस चीनी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना भाई, इवेपोरेट कर दोगे पानी को तो चीनी आ जाएगी। तो फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बचता भी तो है। ये भी देखो कि अगर आपको 40 सवाल करने के लिए 1 घंटा मिलता है, तो देयर आर सम क्वेश्चन जो 2 सेकंड में भी हो जाते हैं, 5 सेकंड में भी हो जाते हैं, 10 सेकंड में भी हो जाते हैं। आगे चलो बेटा, लेकिन रीडिंग तेज करनी है। विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ, अब देखो ये बच्चों वाला सवाल आ गया, विच इंक्रीजेस द
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर पिछले वाले रिएक्शन का आंसर -3 नहीं होगा। -3 क्यों होगा भाई, 1 से वैल्यू माइनस करनी थी ना, 1 की वैल्यू 125 थी और ये 122 थी, तो -3 क्यों आएगा। चलो ओए 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 ओए, ये क्या हो, वन नोट पागल हो गया सुन के। चलो कहां गया सवाल यार पर, ये रहा, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो, यूजिंग अ हायर प्रेशर इन गैसियस रिएक्शन। क्या प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे होता है, यस और नो? यस, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस। क्या टेम्परेचर लो करने से इंक्रीज होता है रेट? नो। क्या डाइल्यूट कर देने से रिएक्शन इनका रेट इंक्रीज होता है? नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड में हम जानते हैं कोलिजन्स बढ़ते हैं। इसी तरह यूजिंग लार्ज पीसेस ऑफ सॉलिड, जब लार्ज पीसेस यूज करते हैं तो रेट बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है, यस और नो? तो लेकिन याद रखना प्रेशर का इफेक्ट गैसियस रिएक्शंस पर होता है, सॉलिड लिक्विड पर नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, बेटा अगर आपने स्पीड ऑफ रिएक्शन मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो ये ग्राफ आपने यकीनन पढ़े हुए हैं। इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2, एक्सेस ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज reacted with dilute hydrochloric acid. Volume of carbon dioxide is evolved and measured, and the mass of flask and its content is measured. ठीक है जी, दो रिएक्शन किए, दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या आपको मालूम है रिएक्शन क्या होता है? सॉल्ट बनेगा, बोलो, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यस और नो? अगर आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन वाले लेक्चर्स याद है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या मेजर किया है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ग्राम्स का नीचे से ऊपर जाएगा, और इवेंचुअली जब प्रोडक्ट बनना बंद होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में क्या ये ग्राफ हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या ग्राफ होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम ऊपर जाएगा और इवेंचुअली फिर जाकर, बोलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट 2 पर आ जाओ। एक्सपेरिमेंट 2 पे मास ऑफ फ्लास्क को मेजर किया है भाई, मास ऑफ फ्लास्क को मेजर किया है। तो मास ऑफ फ्लास्क के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी गैस बन रही हो और गैस इवॉल्व हो रही होती है तो कंटेंट का मास क्या हो जाएगा बेटा? सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा? क्या डिक्रीज होके जीरो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सॉल्ट और वाटर तो है ना, सॉल्ट और वाटर तो है। इसका मतलब मास विल डिक्रीज बट विल नॉट गो टू जीरो। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 2 का कौन सा ग्राफ है? वाई। इज दिस क्लियर? W एंड Y। अब सवाल पूछा है विच ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ दीस टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? W, और एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? Y। इज दिस क्लियर बच्चे? तो देखो अपनी वर्किंग पर आपको भरोसा करना है और फिर ऑप्शन देखने, ऐसे ऑप्शन देख के घंटा पता चलेगा। चलो, विच स्टेटमेंट, अभी हेवर प्रोसेस उस दिन रिवाइज करा के गया हूं, अभी साले चावल नहीं मारना। विच स्टेटमेंट, अबे कभी हमारे लिए भी कुछ ले आया करो, खाली खुद ही अपने ऊपर खड़काते जाते हो। विच स्टेटमेंट अबाउट द हेवर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज करेक्ट? अमोनिया याद है ना बेटा, क्या कंडीशन थी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं, है भाई, तुम्हें अमोनिया याद कर लो। आयरन कैटलिस्ट होता था, टेम्परेचर कितना होता था? 400 टू 450, और प्रेशर 200 atm, यस और नो? चलो, at equilibrium the concentration of reactant products are no longer changing, is this correct? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या कंसंट्रेशन फर्दर चेंज होती है? नो, दैट्स करेक्ट। इज दिस क्लियर? इंक्रीजिंग द प्रेशर मूव्स द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम टू द राइट। बेटा प्रेशर बढ़ाएंगे, मैंने उस दिन भी बताया था प्रेशर का इफेक्ट किसके हिसाब से आता है? मोल से। तो यहाँ कितने मोल्स हैं बेटा? एवरीबॉडी, यहाँ कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। और यहाँ कितने मोल्स हैं? तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा कोलिजन कहाँ होंगे? रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में? कोलिजन ज्यादा किधर होंगे? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कोलिजन होंगे और वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग द प्रेशर मूव्स द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम टू द राइट। डज दिस मेक सेंस? उसके बाद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मूव्स द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। ये कैसा रिएक्शन होता था? एक्सो या एंडो? एक्सो। और हमने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाना नहीं होता है, कम करना होता है। हमने क्या बोला था? एंडो को हीट चाहिए, एंडो को हीट चाहिए तो देने से फायदा होता है, एक्सो को नहीं चाहिए तो ना देने से फायदा होता है। वी नो दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर मैं टेम्परेचर क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट पे जाएगी, यस और नो? तो मेरे बच्चे 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। इज दिस क्लियर? बेसिक डिसिप्लिन तुम लोगों का कॉम्प्रोमाइज है। मेरा मोबाइल साइलेंट है। आगे चलो। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ टेस्ट एजेंट। पढ़ा है कभी इसके बारे में कुछ? KMnO4 टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन इट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड M, द कलर ऑफ द टेस्ट रिएजेंट चेंजेस। कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
कि कंपाउंड, अबे कंपाउंड एम क्या होगा, अगर कलर चेंज हो रहा है तो कंपाउंड एम क्या होगा, इट वुड बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब कंपाउंड एम क्या होगा, पता नहीं सवाल में पूछा या नहीं पूछा, लेकिन हमने तो अपना रिकॉल करना है ना, कंपाउंड एम वुड बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या बोला है, द कलर चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, वही कलर चेंज क्या होता है, पर्पल टू प्लीज कम, यानी पर्पल टू कलरलेस। उसके बाद कहता है दिस कलर चेंज शोज दैट एम इज, अब देखो लग गया ना कॉन्सेप्ट, अब देखो एम जो था वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, एम क्या था, कैसे पता चला, याद करो, केमोनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करती है वो क्या होती है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरी जान के टोटे, आप देखो कनेक्टिविटी कैसे बनी, इज दिस क्लियर, दोबारा चलो, दोबारा तो जरूरत नहीं है भाई। एम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यही बात आपको यहां बताइए। आगे चलो, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच चेंजेस इन पार्टिकल अकर्स, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जब एसिड बेस से या अल्कली से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो कौन सा चेंज इनमें आएगा, कहता है atoms convert into molecules, ion converts into molecules, atom convert, बड़ा बड़ा सिंपल येट इंपॉर्टेंट सवाल है जी। जी इधर से जवाब दो, इधर से, ये चैट में टकाटक 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 जवाब आ रहे हैं, तुम लोगों का जवाब क्यों नहीं आ रहा जी। मेरे बच्चे क्या ये एक्वस है, यस और नो, अबे गधेड़ा, ये एक्वस है यस और नो, तो एक्वस है तो क्या होंगे, आइंस, ये एक्वस है तो क्या होंगे, आइंस। ये NaCl भी एक्वस होता है, NaCl सॉल्युबल है ना, सोडियम का सॉल्ट, ऐसे कॉन्फिडेंस से गलत जवाब दे रहे हो माशाल्लाह। NaCl भी क्या है, सॉल्युबल, ऑल सोडियम सॉल्ट, इसका मतलब ये भी क्या होगा, आइंस। लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड क्या होता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में होता है, इसका मतलब आइंस कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। क्या खानदानी और येट बड़ा कंफ्यूजिंग का सवाल है, देखो सॉलिबिलिटी हर जगह इन्वॉल्व हो जाती है भाई। आइन का कैसे पता चला, ये एक्वस थे, ऑनलाइन वालों आर यू विद मी, ये एक्वस थे, तो भाई एक्वस इसका मतलब आप जानते हैं ना, आइंस में डिसॉल्व होते हैं। हाँ भाई युवराज सिंह चौहान, ये NaOH भी आइंस में हो जाएगा, NaCl भी आइंस में हो जाएगा, लेकिन जो चीज इनसॉल्युबल होती वो आइंस में नहीं जाती, वाटर आइन में नहीं जाएगा, तो यहाँ आइन कन्वर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल में। इज दिस क्लियर युवराज सिंह भट्टाचार्य, हाँ भाई चलो। विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस आर बोथ इनसॉल्युबल, अब देखो एसिड बेस में घुसा हुआ है वो, सॉलिबिलिटी छील देगा वो, कौन से इनसॉल्युबल है भाई, सॉलिबिलिटी याद कराई थी, अगर फिर भी याद ना हो दफा हो जाओ, कौन से इनसॉल्युबल, अमोनियम आ गया तो इनसॉल्युबल हो सकता है क्या, ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट आर, दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। कॉपर कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सुप्रीम आइंस, तो ये इनसॉल्युबल होगा। एंड ऑल बेसिस आर आल्सो इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 की बेसिस, यस और नो, यही आंसर होगा। बाकी देख लो, ऑल नाइट्रेट्स आर, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर, तो ये सॉल्युबल आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, उसने कहा दोनों इनसॉल्युबल होने चाहिए, यस और नो बेटा, ठीक है। जिंक सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा बब्बू, तो इस लिहाज से तो ये सॉल्युबल है। लेकिन व्हाट अबाउट जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होगी, बेस होगा, एंड ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम या ग्रुप 1 की बेसिस, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। इज दिस क्लियर, सॉरी बी क्यों हुआ, आओ रिवाइज करते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, तो कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल हो गया। फिर और कॉपर हाइड्रोक्साइड, भाई हाइड्रोक्साइड को क्यों नहीं पहचान रहे तुम लोग, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और ऑल बेसेस आर इनसॉल्युबल, ऑल बेसेस आर एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम या ग्रुप 1 की बेसिस, जिनको अल्कली कहते हो, तो इसलिए दोनों इनसॉल्युबल हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑनलाइन देयर, ऑनलाइन वाले बच्चों, मुस्तफा खुर्रम, हाँ भाई क्लियर है। सॉलिबिलिटी सिर्फ पढ़ना नहीं है, को यूं करके एग्जीक्यूट भी करना है। मनाल समी पार्टिसिपेशन अभी और तगड़ी होनी तुम्हारी तरफ से। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इज 12, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। 12 आपको पीरियोडिक टेबल में पता है, मैग्नीशियम होता है, आप देख भी सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एक्स, अब मेरी जान मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, कैसे पता चला मैग्नीशियम है भाई, आपको प्रोटॉन नंबर गिवन है ना, पीरियोडिक टेबल भी गिवन है, तो बेटा बताइए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, तो जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन, वो MgCl2, तो MgCl2 कहाँ है, ये रहा, यस और नो, ये तो याद है ना कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है मेरी जान के टोटे, 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आप जानते हैं वैलेंस, देखो सारे सवाल ये एसिड बेस के चल रहे हैं, 3-4 सवाल लगातार हो गए एसिड बेस,
आगे चलो। आहा आहा आहा, पीरियोडिक टेबल आ गया। एलिमेंट पी क्यू आर एस आर इन ईदर ग्रुप 1 और ग्रुप 7। पी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर पी लिक्विड है तो क्या ये मेटल हो सकता है? ग्रुप 1 का मेटल हो सकता है? बोला ग्रुप 1 का है या ग्रुप 7 है? तो अगर मेटल होगा ग्रुप 1 का तो मेटल क्या लिक्विड होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये साला किस ग्रुप का लग रहा है? 7 का। क्यू इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। क्यू भी किसका लग रहा है? 7। एलिमेंट आर एंड एस फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? ग्रुप 1 वाले। तो ये मोस्ट लाइकली किसके लग रहे हैं? ग्रुप, जो वो बोल रहा है। एलिमेंट आर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एलिमेंट एस। आर और एस, बेटा याद करें मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है? जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं साइज ऑफ द एटम क्या होता है? बड़ा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो कह रहा है आर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो आर ऊपर आ रहा होगा और एस नीचे आ रहा। दोबारा सुन लो, जैसे मेटालिक बॉन्ड है ना भाई, मेटल की बात हो रही है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं साइज बढ़ता है एटम का, और जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, और मेटालिक बॉन्ड क्या अट्रैक्शन होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो वीक हो जाती है, तो मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। भाई साहब कह रहे हैं आर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो आर ऊपर होगा, छोटा होगा, और एस जो है वो बड़ा होगा। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है, सवाल क्या है। सर बट इट कुड हैव बीन ग्रुप 7 एज वेल। बेसिक ऑक्साइड ग्रुप 7 कहां बनाती है अहमद शफीक? कौन से सस्ते नशे के बाद तुमने ये पढ़ा है कि बेसिक ऑक्साइड ग्रुप 7 बना रही है? इंफॉर्मेशन मिस कर दी ना तुमने। आई एम सॉर्ट टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। अबे उसने ऊपर बोला है आर एन एस वो बेसिक ऑक्साइड है, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कैसे कर दो? वो ऊपर कंफर्म हो गया कि ग्रुप 1 की एलिमेंट की बात हो रही है। जब कंफर्म हो गया ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात हो रही है तो फिर ग्रुप 1 के अप्रोच से लगाओगे ना कॉन्सेप्ट, ग्रुप 7 की अप्रोच से थोड़ी लगाओगे। ग्रुप 7 में डिफरेंट होता था नॉन मेटल में। नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ग्रुप 7 में इंक्रीज होता है। चल, विच पेयर ऑफ एलिमेंट गिव द मोस्ट विगरस रिएक्शन? सबसे विगरस रिएक्शन कौन देगा बताइए भाई? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मेरे बच्चे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की। लेकिन देखते हैं कि क्या बात कर रहा है, बताइए। पी एंड आर, जरा पी एंड आर को देखिए। तो आर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना 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 बेटा, आप सवाल को नहीं समझे, बहुत पप्पू सवाल है ये। कहता है मोस्ट विगरस रिएक्शंस कौन देगा? मोस्ट विगरस मेटल की रिएक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल जितना नीचे आता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी। तो आर और एस में से ज्यादा तेज रिएक्शन कौन देगा? भाई ये सारी कंसेप्ट घुसेड़ दी है उसने एग्जाम में। आर एंड एस में से ज्यादा तेज रिएक्शन कौन देगा? एस। क्यों? क्योंकि मेटल में जितना नीचे उतरते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है, और नॉन मेटल में जितना ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। सारी बातें पढ़ी हैं लेकिन खेल हो रहा है एबीसीडी का। ठीक है, इसका मतलब एस भाई साहब तेज रिएक्टिव होंगे, ऐसा हो। और फिर उधर से कैटेगरी में बताइए, पी पी ज्यादा तेज रिएक्टिव होगा या क्यू? क्यू। क्यों क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टॉप पे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और फ्लोरीन क्या होता है? गैस। फ्लोरीन क्या होता है? गैस। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जब आप लिक्विड की तरफ आ रहे होंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इस कैटेगरी में तेज रिएक्शन कौन देगा? एस। और इस कैटेगरी में तेज रिएक्शन कौन देगा? क्यू। तो हमारा आंसर क्यू और एस, ये रहा। क्यू एंड एस होना चाहिए। दोबारा से समझ रहे हैं, सवाल में पूछा था विच पेयर ऑफ एलिमेंट गिव द मोस्ट विगरस रिएक्शन। तो आपको मालूम है कि पहले तो उसने आपको ये जज करवाया कि कौन सा ग्रुप 1 है और कौन सा ग्रुप 7 है। फिर आपको उसने आर एस और पी क्यू की स्टेट देकर यह बताया कि कौन ऊपर आ रहा है और कौन नीचे आ रहा है। समझ आई? फिर सवाल फेंका आपके सामने कि सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा। तो भाई पी और क्यू में से तेज कौन रिएक्ट करेगा? क्यू, क्योंकि वो गैस है, और गैस जो ऊपर, याद है ना ग्रुप 7 में फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यस और नो? और जब आप मेटल में बात करते हैं तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। आर वी ऑल गुड टू गो? चल, 3 स्टेटमेंट्स अबाउट नोबल गैसेस आर लिस्टेड। ये वही पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ठीक है जी। देयर एटम्स हैव ऑल 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। क्या पता चल रहा है इससे? ग्रुप 8 है, ठीक है। दे आर अनरिएक्टिव बिकॉज देयर आउटर शेल आर होल। दे आर डायटोमिक। क्या ग्रुप, अगर ये दोनों बातें ग्रुप 8 पर अप्लाई हो रही है तो क्या तीसरी बात ठीक है? क्या ग्रुप ग्रुप जो 3 होते हैं वो डायटोमिक, सॉरी ग्रुप 8 डायटोमिक होते हैं? नो। कहता है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी? 1 एंड 2, यस और नो?
क्योंकि भाई वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, डायटोमिक कैसे हो जाएंगे। चले नेक्स्ट, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 आर बोथ एलिमेंट्स, आर बोथ एलिमेंट्स, सॉलिड 1 इज नॉट मैरिएबल, सॉलिड 2 इज डक्टाइल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जनाब क्या कहता है? कहता है मेरे बच्चे, सॉलिड 1 हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली। अच्छा पहले तो समझ लीजिए, इससे पता क्या चला, सॉलिड कहते हैं दोनों एलिमेंट है, और एक जो है वो मेरिएबल नहीं है, यानी शीट्स वायर में उसकी कन्वर्जन, और एक जो है डक्टाइल है, यानी एक की कन्वर्जन हो सकती है डक्ट्स में, वायर में। अब वो कहता है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सर बट फॉर हीलियम इट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। बेटा हीलियम के लिए है, लेकिन बाकी तुम्हें एक हीलियम के लिए 2 की बाद में आ रही है, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नहीं आ रही बात समझ में? मेरे बच्चे तुम पीछे वाले सवाल पे रह गए हो, 2 ओनली कैसे हो जाएगा मेरी जान, बात समझे? देयर एटम्स, क्या लिखा हुआ, 3 स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैसेस आर लिस्टेड, लेट मी सी दैट अगेन। 3 स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैसेस आर लिस्टेड, देयर atoms all have 8 electrons. Okay, let me redo it again. We have missed something here. 3 statements about noble gases are listed. Their atoms all have 8 electrons in their outer shell. ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? बच्ची ने जैसे पॉइंट आउट किया, क्योंकि हीलियम इज एन एक्सेप्शन। पहला एलिमेंट तो हीलियम है ना इसमें, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन है, बाकी सब में 8 है, हीलियम में कितने हैं? 2 है। वी डिड इट रॉन्ग, लेट्स गेट बैक टू इट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देयर एटम ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑल का वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही इज काउंटिंग ऑल ऑफ देम, जबकि ऑल ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, एंड दे आर डायटोमिक भी करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर 2 ओनली होगा। थैंक यू फातिमा फॉर पुटिंग दिस क्वेरी अगेन। चलिए जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वापस आ जाए। सॉलिड 1 हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट। अच्छा क्या हम ये जानते हैं कि देयर आर मेटल्स हु आर, there are metals who have high malleability, who have low malleability. There are metals who have high ductility and low ductility. लेकिन malleability and ductility property किसकी है? मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या है। सॉलिड 1 हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली व्हेन मोल्टन। क्या मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में गुड होती है? ये तो गलत हो गया। सॉलिड 2 हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली व्हेन मोल्टन, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि भाई मेटल की तो कंडक्टिविटी सिर्फ मोल्टन फॉर्म के हिसाब से नहीं। हाँ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट ही होता है और क्या होता है। अरे मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना। कहाँ लिखा हुआ है सॉलिड नॉट मेटल लिखा हुआ है? क्या हो गया? चल ओके आगे चलते हैं। द लेयर्स ऑफ आयंस, देखो अच्छा ये कह रहे हैं सर सॉलिड 1 कुड बी मरकरी। बेटा कुड बी मरकरी तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अगर मरकरी भी हो तो मोल्टन थोड़ी होता है, वो तो लिक्विड स्टेट है। ये क्या कह रहा है? ओनली व्हेन मोल्टन। कहता है कि जो सॉलिड 1 या सॉलिड 2 के ऊपर उसने ऑप्शंस दिए हैं, वो कह रहा है कि भाई ये उसी वक्त गुड कंडक्टिविटी शो करेगा जब वो सिर्फ मोल्टन हो। तो ये तो मेटल के लिए ट्रू नहीं है ना, इसका मतलब पहले 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब रह गया द लेयर्स ऑफ द आयंस इन सॉलिड 1 कैन स्लाइड ओवर। मेरे बच्चे अगर अगर लेयर्स ऑफ द आयंस स्लाइड कर सकती होती सॉलिड 1 की, तो वो क्या होता? वेरिएबल होता। क्या होता? वेरिएबल होता। इसका मतलब द लेयर्स ऑफ द आयंस इन सॉलिड 2 कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यस और नो? क्योंकि मेरे बच्चे वो डक्टिलिटी वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, देयर द लेयर्स देयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड, बेटा फ्रीजिंग पे कहां चलेगा? इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। वुड मर्क्यूरी बी मेलिएबल व्हेन फ्रीज्ड? नो इट वुड नॉट। मर्क्यूरी को फ्रीज कहां करने चलेगा? कितने लो टेम्परेचर में जाके फ्रीज होगा? देखो सवाल पेपर 1 में इधर उधर नहीं जाओ। वैसे देखो हम तेजी से जा रहे हैं ना, तो कहीं कहीं हम मिस कर जा रहे हैं। तो सवाल एक दफा में करो, बस सही करो, ढंग से पढ़ो। इधर उधर सोचोगे, ओवर थिंकिंग में जाओगे, तब तो गई नैया पानी में। अभी मरकरी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मरकरी क्यों सोच रहे हो? जिक्र था मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का, जो मेटल की प्रॉपर्टी है। आपने मेटल की अप्रोच से सोचना है ताकि आप जल्दी आंसर तक पहुंचे। उसमें मर्क्यूरी घुसेड़ के अपने आप को कंफ्यूज ही करोगे, ना ही तुम्हें मर्क्यूरी की सारी प्रॉपर्टीज पता है। ठीक है चलो। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड इन कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इनिशियली, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? जी बेटा ये रीजन तो बिल्कुल ही सिंपल है, बोलो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है भाई। एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा?
आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के रिएक्शंस इसलिए नहीं होते कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। यस और नो? कोई मसला? तो ये लिखा हुआ है, ये रहा। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ये तो पहले भी कई बार एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम कर चुके हैं। आगे चलो। अ पीस ऑफ जिंक इज अटैच्ड टू अ स्टील कार। याद है जिंक वाली अटैचमेंट? उस दिन भी आया था, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट। अ पीस ऑफ जिंक इज अटैच्ड टू अ स्टील कार टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पीस ऑफ कॉपर इज मोर इफेक्टिव। क्या पीस ऑफ कॉपर मोर इफेक्टिव होगा? नो। फटाफट आपने निकालना है। अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इज मोर इफेक्टिव देन जिंक बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। दिस कुड बी भाई कहता है, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इज मोर इफेक्टिव देन जिंक बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। पहले स्टेटमेंट में तो ठीक कह रहा है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में जाके उसने क्या कर दिया? भंड मार दिया। अच्छा, ईश्वर का ध्यान वही रह गया कि सर वो पिछले सवाल में कह रहा था इनिशियली रिएक्ट नहीं करेगा, यानी बाद में तो कर जाएगा। जी हाँ, कंडीशंस बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर मैं रिएक्शन तो करा ही सकता हूं, लेकिन सवाल में आपको जवाब ये देना था कि भाई वो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा इनिशियली। तो वो रिएक्शन इसीलिए नहीं, जब मैं टेम्परेचर बहुत बढ़ा दूंगा तो हो सकता है ऑक्साइड लेयर खत्म हो जाए। सवाल को समझो, सवाल के आंसर पे जाओ, इधर उधर वक्त जाया नहीं करो। चलो, ये स्टेटमेंट में गलत हो गई। द पीस ऑफ जिंक प्रोवाइड्स अ बैरियर अराउंड द इंटायर स्टील कार। बोलो भाई मेरे बच्चे, जिंक क्या एज अ बैरियर भी एक्ट कर सकता है? कर सकता है। लेकिन क्या कहता है आगे 26 में? क्या कहता है मेरे बच्चे? द पीस ऑफ जिंक प्रोवाइड्स सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो असल रीजन क्या है जिसकी वजह से उसकी बचत हुई है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। Which statement about the extraction of iron from hematite in the blast furnace is correct? जी। तो बेटा अभी क्लास के शुरू में मैंने बताया था कि स्टील की सारी फॉर्म्स रस्ट प्रूफ नहीं होती, स्टेनलेस स्टील जब रस्ट प्रूफ होता है। चले आगे चले मेरे बच्चे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। कोक इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कोक कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस होता है? भाई कोक इज कार्बन और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? ये ऑक्सीडेशन है। दैट्स इनकरेक्ट। हेमाटाइट कंटेन्स आयरन 3 ऑक्साइड, यस और नो, विच इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो, यही होता है Fe2O3 आयरन 3 oxide which is reduced by carbon monoxide. Yes, that's correct. चलो नेक्स्ट। वाटर में कंटेन, अब एयर एंड वाटर आ गया। वाटर में कंटेन सब्सटेंसेस बिफोर इट इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग। 3 सब्सटेंसेस आर लिस्टेड। डिसॉल्व ऑक्सीजन, हार्मफुल माइक्रोब्स, इनसॉल्युबल सॉलिड। कहता है विच सब्सटेंसेस आर रिमूव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। बाय द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। जब आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को ट्रीट करेंगे तो कौन से सब, ये तो बच्चों वाले, कौन से सब्सटेंसेस रिमूव हो जाएंगे भाई? डज दिस मेक एब्सोल्यूट सेंस कि 2 and 3 रिमूव होंगे? डिसॉल्व ऑक्सीजन तो रिमूव नहीं होती ना, हमें करनी भी नहीं होती। आर वी गुड टू गो? चलो। ड्राई एयर इज अ मिक्सचर। ड्राई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वी ऑलरेडी नो दैट कि ड्राई एयर एक मिक्सचर होती है। 99% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन। कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट अबंडेंस इन द रिमेनिंग 1%। हाईएस्ट अबंडेंस बाकी बचे हुए में किसकी होती है बेटा? हाईएस्ट अबंडेंस बाकी बचे हुए में किसकी होती है? हम जानते हैं आर्गन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% होती है। ये चलो क्लियर हो गई बात। अब देखो नोबेल गैसेस में कौन सी नोबेल गैस भाई? आर्गन। तो याद रखो, देखो जहां कोई सवाल टाइम टेकन आता है तो देखो लाइन से टक 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 वाले सवाल भी तो आ रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट, अब ऑर्गेनिक शुरू हो गई, 30 से ही ऑर्गेनिक आ गई, क्वेश्चन 30 से ही ऑर्गेनिक आ गई भाई। विच स्टेटमेंट अबाउट अल्केन इज करेक्ट? इथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन एडिशन रिएक्शन। बोलो, पढ़ते ही योर माइंड शुड प्रोसेस के सही लिखा है या गलत। इथेन में एडिशन होगा क्या? नो। प्रोपेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। क्या छोटे अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? नो। द मॉलिक्यूल ऑफ द अल्केन दैट कंटेन्स 99 कार्बन हैज 200 हाइड्रोजन एटम्स, यस और नो? दैट्स करेक्ट। यस। आगे चलो। कंपाउंड एक्स इज एन अल्कोहल कंटेनिंग ओनली 3 कार्बन, तो कौन सा अल्कोहल होगा? प्रोपेनॉल होगा। कंपाउंड वाई इज आल्सो एन अल्कोहल कंटेनिंग ओनली 4 कार्बन। both the compound have the general formula, you already know that. Which row shows the number of structural isomers compound X and Y that are unbranched alcohol shows? अब यहां देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले प्रोपेनॉल को देख लो। प्रोपेनॉल के स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनेंगे? पहले में OH कहां लग जाएगा? 1 पर। बोलो यार, पहले में कहां लग जाएगा? 1 पर। दूसरे में कहां लग जाएगा? बीच में 2 पर। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? अगर मैं यहां लगाऊं, भाई आइसोमर की तो प्रैक्टिस कर ली है ना, 1 पे लगेगा, 2 पे लगेगा, यहां पर लगाऊंगा तो ये क्या काउंट होगा?
बोलो, अगर अगले में यहां पर लगाऊं इसको क्या काउंट करेंगे? वन ही। नितिन बोल ही रहे। अगर मैं आगे मजीद यहाँ लगा दूं तो कहाँ क्या काउंट करोगे? वन ही काउंट होगा। मतलब ये वो न्यू आइसोमर काउंट, बोलो भाई, नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले के तो दो ही बनेंगे, यस और नो। तो हमारे बी और सी क्या हो गए? रूल आउट हो गए। अब कॉमन सेंस है, मुझे चार वाले की बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि चार जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता है उसके आइसोमर बढ़ते हैं। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता है उसके आइसोमर बढ़ते हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इट वुड बी सी, यस और नो। बात समझे बेटा, नहीं समझे? तो अगर एक बंदा दोनों के बनाने बैठ गया तो वो डैश, क्योंकि वो स्मार्टली नहीं खेल रहा। एग्जामिनर डोंट वांट यू टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम। एग्जामिनर को मालूम है कि भाई तीन वाला ड्रॉ करोगे पता चल जाएगा दो बनने आगे चले, और जो उससे भी तेज है उसको याद होगा कि तीन वाले के दो बनते हैं। क्लियर? ऑनलाइन वालों क्लियर? चलो, विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दिस? ओके, अब ये कौन सा कंपाउंड है भाई, जल्दी से बताओ। एस्टर है। एस्टर है। जब एस्टर है बेटा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तगड़ी वर्किंग की है। ये क्या नाम बनेगा एस्टर का? मिथाइल। और ये क्या है? ये क्या है ये? अरे अरे, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये किससे बना होगा? मेथनॉल। बोलो अयूब। मेथनॉल और प्रोपेनोइक एसिड से, यस और नो? ठीक है जी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? बोलो। मेथनोइक, मेथनॉल और कहाँ है भाई? डी। डी प्रोपेनोइक एसिड एंड मेथनॉल। चले, थ्री स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल्स आर लिस्टेड। थ्री स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल्स आर लिस्टेड। ठीक है जी। अब जनाबे अली नैप था, और ये अभी आपको वेट करना पड़ेगा इसको करने के लिए, क्योंकि ये अभी आपने किया नहीं है। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोपीन इज करेक्ट? प्रोपीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चले जी। प्रोपीन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या ये प्रोपीन सैचुरेटेड है? नो। प्रोपीन इज अ थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। क्या ये थर्ड मेंबर है? अबे क्या हो गया? प्रोपीन, वो प्रोपीन वाली सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? हाँ, तो एल्कीन कहां से स्टार्ट होती है? एल्कीन कहां से स्टार्ट होती है? इथीन से स्टार्ट होती है ना भाई। तो सेकंड मेंबर हुआ ना ये। अच्छा, प्रोपीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या एल्कीन सब्स्टिट्यूशन करते हैं? नो। प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म प्रोपेन। दैट इज दैट करेक्ट? यस इट इज। ओके, कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। बेटा क्या क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ये मेटल की ऑक्साइड से रिएक्शन करता है? भाई मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेस। मेटल की ऑक्साइड या मेटल की हाइड्रोक्साइड क्या होती है? बेस। और क्या एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो नहीं करते। और क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन तो बनाएंगे। अबे हाइड्रोजन से पहले लल्लू, पहले मेजर बात तो समझो। जब कॉपर का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ, तो मेटल कहां आ जाता था, याद है? मेटल कहां आ जाता था? मेटल कहां जाता है? हाइड्रोजन की जगह। तो जब मेटल हाइड्रोजन की जगह आएगा तो क्या बनेगा? CH3CO, और यहां पर कॉपर आ जाएगा। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? ट्वाइस। और ये जो H निकलेगा O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए, जल्दी से बताएं। ये देखें 35 में नजर आ रहा है आपको? ये आपको कॉपर का सॉल्ट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, ये एथेनोइक एसिड भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट द डायग्राम शोज द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर। भाई कौन सा पॉलीमर है? एडिशन का या कंडेंसेशन का? एडिशन का या कंडेंसेशन का? एडिशन का। कैसे पता चला भाई? द बैकबोन इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन चेन। वेरी गुड, हो गया। अब कहता है विच रो शोज द टाइप ऑफ मोनोमर एंड द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो कौन सी है भाई? कंडेंसेशन है क्या? नहीं। क्या है? एडिशन है। और एडिशन को कैसे पहचानेंगे भाई? इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा? इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा? बाकी स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहता है ना। तो मेरे बच्चे देखें कहां पर बना हुआ है। कहां पर? ए में ही बना हुआ है। ए में नजर आ रहा है आपको कि भाई ये CH2 वाले कार्बन आ गए दोनों, ये डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद CH आ गया, फिर ये देखो C2H5 आ गया। कैसा नो भाई? यहां पर CH2H5 खोल के दिया हुआ है, यहां बंद करके दिया। दोबारा देख लो। पहले आप ये पहचान गए कि एडिशन है। ये सबने पहचाना कि ये एडिशन है? एवरीबडी, एवरीबडी, क्या ये पहचाना है आपने एडिशन है? यस। अब उसके बाद उसने कहा कि इसका मोनोमर कौन सा होगा। हाँ भाई, मोनोमर कौन सा होगा, कैसे बताओगे? बताओ। आपको बताया गया था ना कि भाई जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है, बस कंटिन्यूटी का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर रिवर्स जा रहे हो तो कंटिन्यूटी का निशान हटा दो, दरमियान में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो बस, और देख लो कहाँ फॉलो हो रहा है।
ये CH2, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये HCH2CH3, ये HCH2CH3, C2H5। इज दिस क्लियर? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। आगे चलो। Which piece of apparatus is used to measure the volume and required to neutralize 25 cm3? Again apparatus से सवाल है, इसका आंसर जो है वो पिपेट होगा। पिपेट 25 cm3 के लिए पिपेट होता है। यानी अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के क्वेश्चंस हैं, चलो नीचे 40 देख लो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के क्वेश्चन में छुड़वा देता हूं आपको और छुड़वा के देखते हैं कि स्कोर कहां तक पहुंचा। ये भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्वेश्चन है। आगे देखें, ये वाला आपने पढ़ लिया क्योंकि ये वाले आइंस आप नहीं, सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा दिया आप। सॉल्ट क्यू रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रो, चलो ये कर सकते हो। सॉलिड क्यू रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो बेटा कौन सा कंपाउंड हो सकता है? ओके, इस कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले कौन हो सकते हैं? कार्बोनेट वाले। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे। कार्बोनेट यहां भी आ रहा है और कार्बोनेट यहां भी आ रहा है। अब आगे दूसरा हिंट क्या दिया हुआ है? वार्मिंग सॉलिड क्यू विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस अ गैस दैट टर्न्स डैम रेड लिटमस टू ब्लू। इसका मतलब बेसिक गैस है। तो बेसिक गैस किसमें बनेगी? अमोनियम में। क्या बनेगी? अमोनिया। अमोनियम में क्या बनेगी? अमोनिया। तो विद दैट लॉजिक यू कैन रीच टू ए। विद दैट लॉजिक यू कैन रीच टू ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में आ रहा है, मैं वापस देख लेता हूं बेटा। मैं देख लेता हूं भाई, मैं देख लेता हूं, सब्र करो। ठीक है जी। अब हमने जरा काउंट करना है कि हमने छोड़े कितने और गलत कितने किए। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कहां पहुंचे। यहां जहां हमने छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए कि अभी हमने वो कंटेंट पढ़ा नहीं। फिर देखते हैं कहां। चले जी। तो ये तो हो गया 1 2 3। अबे 4 कहां से? ये तो किया ना, 3 हो गए। उसके बाद चलो 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 पीछे चलो। ये वाला 4, फॉसिल फ्यूल वाला 4। ठीक है। उसके बाद दो कैलकुलेशन वाले कितने हो गए? 5 6। और कौन छोड़ा? बस यही छोड़े, यही छोड़े। ठीक है। तो मेरी जान के टोटे। अच्छा 31 बच्चे देख करने को कह रहे हैं, मैं देख लेता हूं करके। 31 में क्या, उसके भी 4 आ रहे, देख लो, देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ब्यूटेनॉल है ना चौथा वाला, दूसरा कंपाउंड ब्यूटेनॉल था। 1 2 3 4। OH लगाया एक पर। हाँ भाई, OH लगाया 2 पर। अब जब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अगर मैं OH को यहां पर मूव करूंगा मजीद, तो ये भी 2 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया। वापस आ जाएं। 1 2 3 4 कार्बन पे OH लगाया, एक आइसोमर बना। फिर उसके बाद दूसरा आइसोमर बनाने के लिए क्या किया था हमने? OH को यहां लगा दिया, यस और नो। लेकिन जब हम अगले स्ट्रक्चर में OH को यहां लगाएंगे तो वो भी 2 होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, गलत किया हमने। ठीक है, मैं इसको अपने लिए गलत ही काउंट करूंगा। ठीक है, मैं इसको अपने लिए गलत ही काउंट कर रहा हूं। तो कितने बन गए टोटल जो गलत हो गए भाई? 7 8 हो गए मेरे बच्चे। The threshold for getting an A in this paper was only 25. The threshold for A in this paper was only 25. नहीं बेटा, वो तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर आने वाला पेपर आसान लगेगा। अभी तो शुरू जी 25, ये मैं घर से नहीं लाया भाई, आप चेक करेंगे। 25 वाज द स्कोर टू अचीव एन ए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कितना घटिया कर लोगे, कितना घटिया करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है ना। 25 वाज एन ए। अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर है भाई। तो 25 पे ए आ रहा है और ई कितने पे आया है? 13 पर। ई आया है 13 पर। तो कितना घटिया कर सकते हो मैं भी देखूंगा। अब अगर उसके बाद किसी का बी या सी आया हो पेपर 1 में, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? कि भाई चलो मान लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस में आपने जो है ना भंड मार दिए हो जो मुश्किल थे, लेकिन फिर भी 25 नंबर तो नहीं आने चाहिए। चलिए 9 कह रहा है बच्चा, 9 देख लेते हैं। 9 कौन सा है भाई? 9 9 तो बेटा मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया ना उसको, तो मैंने छोटे में काउंट किया भाई। वहां तो मैंने सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टर निकाल के ऑक्सीजन कैलकुलेट करके दिखाया आपको। क्लियर है? तो मेरे बच्चों अभी का सेशन यहीं पर करते हैं एंड। गो टू क्वेश्चन नंबर 31 अगेन। अबे तुम लोग तो फैल ही गए हो यार। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन आ गए, अगेन बोलो। वो सी मैंने मार्क किया था, आंसर बी होगा। व्हाट शुड बी नहीं, व्हाट्स द थ्रेशोल्ड फॉर पेपर 2? पेपर 2 मैं करा ही नहीं ना भाई, मैं पेपर कराने से पहले थ्रेशोल्ड देख लेता हूं। मैं आपको हर वो पेपर करा दूंगा जिसका थ्रेशोल्ड लो है, क्योंकि जिसका थ्रेशोल्ड हाई है वो तो आप खुद भी कर लेंगे।
वो आसान पेपर होगा। जिसका थ्रेशोल्ड लो है मैं आपको हर वो पेपर इंशाल्लाह करा दूंगा। अभी मैंने अगला पेपर निकाल के रखा है, उसका उसका थ्रेशोल्ड सिर्फ 22 है, 22 पे है। तो मेरे बच्चे ये वो पेपर है जो डिफरेंट, आप मैं रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ 25 से शुरू कर ले। मैं पेपर सिलेक्ट ही ऐसे कर रहा हूँ कि जो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की अप्रोच दिखाए। पता नहीं, मैं अपना अपना मैंने याद करके उसने रखा। ए लेवल्स में गया 14 पे। इकोनॉमिक्स में तो और हो गया है। इकोनॉमिक्स में ए लेवल्स इकोनॉमिक्स में 40 में से 8 पर है।